नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी आखिरकार चंगुल में फंस गए। आप कह सकते हैं कि 100% चंगुल में फंस गए। इस वक्त कहते हैं इसीलिए कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त किसी का इंतजार भी नहीं करता। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही वक्त चल रहा है, क्योंकि इसके पाप का घड़ा अब भर गया है पूरी तरह से और अब फूटने का वक्त आ गया है, तो महकना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी ने आरएसएस को लेकर के जो लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है, देश के लिए योगदान है। देश में कौन योगदान, क्या योगदान इसका है, या तो कोई नहीं जानता। न तो आजादी की लड़ाई में है, न तो हमारे देश का झंडा स्वीकार इसे था। कई बार माफी मांग मांग के ये लोग जेल से निकले हुए हैं। अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग थे। इस देश के खिलाफ उसके संगठन काम करते हैं और धन उगाही करते हैं, लेकिन उनका न पेन कार्ड है, न रजिस्ट्रेशन है और न वह सरकार को हिसाब देते हैं, अपना टैक्स भी नहीं भरते हैं। ऐसे में हमारे देश में एक रिक्शा चलाने वाले को रजिस्ट्रेशन करता है, ठेला खड़ा करके उस पर कुछ सामान छोटे मोटे बेच करके उसको नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक आम व्यक्ति जो कमा रहा है 50,000 रुपया महीना सैलरी पाता है, उसको टैक्स भरना पड़ता है सरकार को, टीडीएस कटता है, उसका इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। और आरएसएस जो लाखों करोड़ों का, करोड़ों लाखों हजार करोड़ का जो प्रॉपर्टी बना लिया है, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब इसे कर्नाटक सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे। ध्यान रहे कि 3 बार इसके पहले इसके ऊपर बैंड लग चुका है आरएसएस पर। एक बार सरदार पटेल ने लगाया था, एक बार नेहरू जी ने भी लगाया था, इंदिरा गांधी ने भी लगाया था। अब ऐसे में मोदी सरकार फंस गई। जब मोदी सरकार खुद एनजीओ कहती है तो एनजीओ का मैं माफी चाहूंगा, एक बार राम मंदिर के वक्त लगा था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद टूटा था तब लगा था, एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया था और एक बार सरदार पटेल ने लगाया था। 3 बार लगे। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देहांत हुआ था तभी भी इसके ऊपर आरोप लगे थे, गोडसे आरएसएस से संबंधित था। अब ऐसे में नोटिस जारी हो गया है, और नोटिस जारी हो गया है तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनजीओ है तो आरएसएस रजिस्ट्रेशन कराए और प्रॉपर्टी का अपना ब्यौरा दे, अपने लोगों का ब्यौरा दे, कौन कौन है उसके पास, कितने हैं संगठन में लोग काम करने वाले और कितने उसके मेंबर हैं, यह सब। अब यहां पर फंस गया कि अगर संविधान को मानता है आरएसएस तो उसे देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, तो ब्यौरा भी देना पड़ेगा, दौलत भी बतानी पड़ेगी। जब एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसे अपनी दौलत बतानी पड़ रही है, तो आरएसएस को क्यों नहीं। अब ऐसे में सरकार संकट में फंस गई है, क्योंकि आरएसएस ही तो है, भाजपा कौन है, आरएसएस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम से इसका रजिस्टर है चुनाव आयोग में, ब्यौरा मिलता है इसका, देती है। अब भले अभी सत्ता में है तो बहुत कुछ छिपा दिया जा रहा हो, लेकिन जिस दिन सत्ता से जाएगी सारा निकल जाएगा। लेकिन इसके रिकॉर्ड हैं, लेकिन आरएसएस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब कर्नाटक के गृह मंत्रालय से नोटिस जारी हुआ है और इस पर आरएसएस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी चक्रव्यूह रच दिया है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और आरएसएस को नोटिस, जिससे पूरा हिल गई है भाजपा।
और आरएसएस फंस गया है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। राहुल गांधी जो 17 जून को कोटा जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, कहा यह जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर से फोन करके कोटा में छात्रों को धमकाया जा रहा है कि आप राहुल गांधी के सभा में नहीं आएंगे। लेकिन इन लोगों के बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सब कोई आने की तैयारी में, लाखों के तादाद में जनता जुटने वाली है। वोट जा रही आ रही है या चर्चाएं जो हो रही हैं उस सभा को लेकर के राहुल गांधी के, यह एक रणनीति है जो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में 9 मिनट का अपना भाषण दिया था और कि इस सरकार से अब लड़ा जा सकता है जब सड़कों पर। अब छात्रों के बीच जाने का मतलब यह है कि कोटा कोचिंग सेंटर का हब माना जाता है, इलाहाबाद हब माना जाता है, पटना हब माना जाता है, दिल्ली हब माना जाता है। तो इन 4 जगहों पर राहुल गांधी ने अपनी सभा रखी है। 17 जून को कोटा राजस्थान में रखी है, 10 जुलाई को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रखी है और 11 जुलाई को पटना बिहार में रखी है और 14 जुलाई को दिल्ली में रखी है। उसके बाद मानसून सत्र आ जाएगा पार्लियामेंट का, फिर उसके बाद का शेड्यूल है। मुद्दा क्या है आप दर्शक उसे भी समझिए, वह भी बहुत जरूरी है। मुद्दा है कि नीट परीक्षा जो लीक हो रहा है बार बार, सरकारी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क की समाप्ति, आवेदन शुल्क जो है उसको समाप्त करें, आपका तो बार बार लीक हो रहा है। पेपर देखिए, सरकारी परीक्षाओं के आवेदन में भी पैसे लग रहे हैं और बाकी चीज में तो लग ही रहे हैं। दूसरा, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इसके खिलाफ परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि परीक्षा प्रणाली में जो पेपर लीक हो रहा है उसका जवाबदेही सरकार का हो, नुकसान बच्चों के भविष्य का ना हो। दूसरा, नैतिक जिम्मेदारी लेते केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री यह अपनी जिम्मेदारी ले कि उनकी गलती है और वह अपने पद से इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान, भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना। जो भर्तियां हो रही हैं, चाहे वह सेना में हो चाहे किसी भी सरकारी विभाग में हो, उसके अंदर समय सीमा तय हो और पारदर्शिता बने, पारदर्शी तरीके से, उसमें पक्षपात ना हो कि यह हमारा है, यह हमारे रिश्तेदार का है, यह ब्यूरोक्रेसी का रिश्तेदार है, उसके घर में खाना बनाने वाले का बेटा। यह नहीं, एकदम पारदर्शी, साफ, जो पास करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। इन मुद्दों पर जुटान बहुत बड़ी कोटा के अंदर हो रही है और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं राहुल गांधी से, और पहले भी प्रभावित थे। और इन छात्र संगठनों के और उन बच्चों के जो प्रताड़ित हुए थे नीट में और सीबीएसई को लेकर, उन बच्चों से मुलाकात भी राहुल गांधी ने की थी आकर के। वीडियो, वह भी उसका वायरल वीडियो भी कांग्रेस ने डाला था। सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं है और सरकार इस पर कोई संज्ञान भी लेना नहीं चाहती। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन इनको के चंगुल में एक तरह से कहे आप या चक्रव्यूह कह ले, मोदी सरकार पूरी फंस गई है। और जब फंस गई है और पीएम के चेहरे पर हजारों सवाल हैं और आरएसएस को नोटिस जारी हो गया है, जो आरएसएस इनके लिए प्रचार प्रसार का काम करता है, वोटों की सारी व्यवस्था करता है, शिक्षा पर कब्जा करके रखा है और पूरे शिक्षा पर कब्जा, जो यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को भी आरएसएस के संगी बैठ गए हैं। तो ऐसे में आरएसएस का संगठन जो है, बजरंग दल, हिंदुत्व, क्या क्या संगठन बना रखी है, तो उसे पहले तो अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, काहे का संघ, क्या करता है वह संघ, यह बताना पड़ेगा कि संघ का काम क्या है, क्या करता है वह, जो इतना धन एकत्रित कर रहा है, क्या करता है।
या बताना पड़ेगा उसे और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ताला लगाना पड़ेगा। नोटिस जारी हो चुकी है। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल यह हो रही है। अब एनडीए के अंदर घमासान ममता के सांसदों को लेकर के हो रहा है दिल्ली के अंदर कि अब यह 20 आ गए तो नीतीश कुमार का कद कम हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू का कद कम हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पीएम मोदी के वजह से, क्योंकि अब यह लोग तोड़फोड़ की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज जो निकल कर आए कि ममता, शिंदे और नायडू की बात हुई है, मीटिंग हुई है, और यह चीज भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा। यह पोल खुल गया। जो भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है, अभी भी जारी है, जो वह पूरा प्लान उसका अमित शाह का फेल हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी एक तरफ आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, जिससे पूरे दिल्ली का हिल गया है। कोटा का रिपोर्ट आने के बाद में पूरी मंत्रालय हिला हुआ है कि अगर इस तरह से बच्चे हो गए तो फिर दूसरा 10 जुलाई को इलाहाबाद के अंदर तो फिर और भी तादाद बढ़ेगी। पटना के अंदर छात्र उसी तरह नाराज है, और भी दिक्कतें सरकार के लिए बढ़ेंगी। और दिल्ली के अंदर तो फिर पूरा हब है, तो उसके साथ तो और भी जुड़ेंगे। तो मोदी सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ रही है और पूरी तरह से मोदी सरकार फंस गई है चंगुल में। और इसी में पीएम का चेहरा बदलने का भी जब नाम चलने लगे तो फिर संकट तो है ना, इससे इनकार कौन कर सकता है।